अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मुल्तान का जलसा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये तो हुकूमत ने हाइप क्रिएट कर दी थी, हुकूमत ने कामयाब करवा दिया था, हुकूमत ने उसको ऐसा माहौल बना के दे दिया था कि ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी ऑपोजिशन को। लेकिन लाहौर जलसे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसकी हाइप ऑपोजिशन रहनुमाओं ने ज़्यादा बढ़ा दी है, इसके लिए ज़्यादा तगोदौ की है और इसके बारे में बड़े बड़े दावे किए हैं, इसको मरकज़े निगाह बना दिया है और आर या पार कह के, अगला लाहेअमल बताने का कह के, फतह का ऐलान का कह के, इस किस्म की लोगों की तवज्जो इस तरफ करा ली है कि अब लगता ये है कि कल वाकई ऑपोजिशन को एक ना सिर्फ ये कि कामयाब बड़ा जलसा करना होगा, बल्कि लोगों की तादाद इकट्ठा करने के साथ साथ उन्हें कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी देना होगी कि अगर वो ये समझते हैं और इस पर यकीन रखते हैं कि इमरान गवर्नमेंट जनवरी के बाद नहीं होगी तो आखिर उसका लाहेअमल क्या होगा, रास्ता क्या होगा, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाएगा। तो कल जनाब एक बड़ा अहम दिन है 13 दिसंबर और इसके हवाले से खुद ऑपोजिशन रहनुमाओं के बड़े बड़े दावे भी हैं, तैयारियां भी खूब की गई हैं। इस बार हुकूमत की जानिब से भी हमें वो नज़र नहीं आया कि उन्होंने बहुत रुकावटें डाली हों, कोई कंटेनर वगैरह उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। छोटे मोटे उनके मुकदमात दर्ज करने के वाक़यात या इस किस्म की चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा कोई वाज़ेह सबूत नहीं है कि जिससे ये लगे कि कारकुनान को रोका जा रहा है बहुत बड़ी तादाद में। तो जनाब देखते हैं आगे क्या हिकमत अमली होती है, कल का दिन क्या लेके आता है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये जलसा। सबसे पहले इसी हवाले से बात करेंगे आज। और हिलाल साहब आपकी तरफ आते हुए, आपको क्या लगता है कि नंबर्स मैटर करते हैं? अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए, जो कि एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि कामयाब हो गई ऑपोजिशन, या फिर इससे बढ़कर कुछ देना होगा, कल सॉलिड बात करनी होगी? नहीं, नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल सही, नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, मगर अगर जैसे सब लोग समझते हैं कम से 1.5 लाख से 2 लाख लोग होना चाहिए, अगर उतने ना हो तो फिर मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को धचका लगेगा। मगर अगर 1.5-2 लाख हैं तो फिर ऑपोजिशन को कामयाब जलसा होगा। उससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता आपको कि वो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसलिए कि हम समझते हैं कि उतना होगा, हम समझते हैं कि ये ऑपोजिशन का गढ़ है और इतने लोग को आना चाहिए। मगर इस पे जिक्र करने के ज़्यादा मैं अगर आपको एक कुछ बताऊं, मैं आप समीना मुझे ये बताएं कि ये किस किस्म का हमारा सिस्टम है कि एक गवर्नमेंट मुश्किल वक्त पे आती है, बड़ी कोशिश कर रही है कि कामयाब हो, तो ऑपोजिशन का फर्ज ये बनता है कि उनको और प्रॉब्लम्स दें। ये किस किस्म का सिस्टम है कि अगर वो कामयाब थोड़ा सा हो रहा है, ऑपोजिशन का काम ही यही है कि उनका पैर खींचो, इसलिए कि अगर नहीं करेंगे तो अगला इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए अगर नहीं करेंगे तो मोमेंटम जो गवर्नमेंट का है वो पकड़ लेगा और अगला इलेक्शन जीत जाएगा। और इस वक्त तक नहीं, और अगर नहीं करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा और वो नहीं रोक पा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट फिर कामयाब हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं, इस ऑपोजिशन का एजेंडा और दुश्मन का एजेंडा में फर्क क्या है? ये जो लोग फर्क नहीं करते हैं ना, ये कहते हैं कि जो ऑपोजिशन कर रहा है वो हिंदुस्तान चाहता है, वो इसीलिए चाहता है कि ये आपका सिस्टम डिफेक्टिव है, बेकार है। दोनों दुश्मन और ऑपोजिशन का एजेंडा कॉमन है। चलें, अब इसमें आपकी बात लॉजिकली तो बिल्कुल ठीक है हिलाली साहब, लेकिन ये बहुत डिबेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे बातें हैं जिस पर बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे कि आप वाकई गवर्नमेंट इतनी कोई सही डायरेक्शन में जा रही है जो आप पोर्ट्रे करें। हो सकता है मैं आपसे इत्तेफाक कर लूँ लेकिन इमरान साहब ना ही करें, और मुझे लग रहा है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन इमरान साहब, मैं थोड़ा आपको इस तरफ लेके ज़रूर आना चाह रही हूँ कि इसलिए बड़ी इम्पॉर्टेंस लाहौर को दी जाती है आमतौर पर कि यहाँ जब बड़े जलसे होते हैं, तारीखी जलसे होते हैं, तो उसके बाद फिर तारीख बनती है। वज़ीर आज़म बनता लोगों ने देखा है, वज़ीर आज़म हटता भी देखेगा लाहौर का जलसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप देखिए अब तक की जितनी भी सियासी तहरीकें, इवन आप पाकिस्तान की बात करें तो जिसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है, करारदाद लाहौर कहा जाता है, तो वो भी यही मीनार पाकिस्तान में 23 मार्च 1940 को हुई थी, इसी ग्राउंड में। उस वक्त इसको मिंटो पार्क कहा जाता था। गुजारिश ये है कि लाहौर, कोई भी तहरीक सियासी पाकिस्तान में उस वक्त तक अपने अरूज पे नहीं पहुंची जब तक वो लाहौर में
कामयाब ना हुई हो, जब तक वो लाहौर से उस तरह से ना उसको अवामी पजीराई मिली हो। इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि लाहौर में इस तहरीक को भी कामयाबी मिले। खुद इमरान खान साहब की जो सियासी उठान थी वो आपको मालूम है कि उनका जलसा था बड़ा। सिर्फ नहीं, अब ये देखिए 1965 में जब मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना का अयूब खान के खिलाफ जो जलसा था जिससे सारी बात बनी, वो कहाँ था? वो भी लाहौर में था, जिसमें उस वक्त कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए थे। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें फरवरी 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो ने जो तारीख साज तकरीर की वो भी यहीं लाहौर में की थी। इसी तरह जब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई तो उस वक्त एयरपोर्ट से लेके मीनार पाकिस्तान तक आपको सारी सर नजर आते थे। और उन्होंने भी ऐसे ही इंतखाब नहीं था कर दिया लाहौर का, इसीलिए किया था कि उन्हें भी इस बात का बखूबी अंदाजा था कि अगर लाहौर में उन्हें पजीराई मिल गई तो पूरे पाकिस्तान में उन्हें पजीराई मिलेगी। ठीक हो गया। इमरान खान साहब का जैसे आपने जिक्र किया कि 2011 के जलसे से पहले जो 30 अक्टूबर 2011 को जो जलसा हुआ था, उससे पहले उन्हें सियासत में कौन इस तरह से सीरियस लेता था? लोग तो इस तरह से सीरियस लेते नहीं थे। इसलिए लाहौर का आप देखिए बड़ा इस पे गहरा असर है। अब यहाँ पे अपोजिशन का पूरा जोर भी इसीलिए है, और अपोजिशन भी ये चाहती है, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। आप ये देखिए कि अगरचे लाहौर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की पोजीशन को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी बिलावल ने पिछले 2 दिनों में कितनी मुलाकातें की हैं लोगों से, कितनी जगहों पे गए हैं, उन्होंने पूरा प्लान किया है। पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे लेके जाएं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी लोगों को मोटिवेट किया, बिल्कुल उन्होंने भी पूरा जोर लगा दिया कि लोग आएं। इवन मौलाना फजलुर रहमान ने अगरचे लाहौर में उनके उस तरह से तो कारकुन नहीं है, लेकिन उन्होंने इर्द गिर्द के शहरों पे भी तवज्जो दी है, और ये कोशिश है उनकी कि सारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो। एक इतला तो ये भी है कि आज वो गुजरावाला चले जाएंगे और कल फिर गुजरावाला से वो अपने सब जुलूसों को लेके साथ आएंगे। तो ये इसलिए बड़ा अहम है ये सारा जलसा और ये सारा, और इसीलिए आपको लगता है कि अपोजिशन ने पूरा जोर लगा दिया। लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, जोर लगा के लोग लाके इस्तीफे कल बाज़ाब्ता तौर पर मांगे जाएंगे? क्या समझते हैं आप, किस किस का इस्तीफा मांगा जाएगा? सिर्फ खान साहब का? नहीं, सबका मांग लेंगे, माने जो है आपका मेरा भी मांग लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या किस्म के लोग हैं, इस्तीफे। देखिए मैं आपको अभी बताता हूं, अपने हाथ में लिखा हुआ इस्तीफा आपने स्पीकर को पहुंचाना है, आपने अपने लीडर को नहीं, स्पीकर को। और जब स्पीकर के पास पहुंचेगा फिर भी स्पीकर आपको बुलाएगा और कहेगा कि भाई ये जो तुम्हारे फ्री विल से आ रहा है कि कुछ मजबूरी है, उस वक्त आपको कंफर्म करना पड़ेगा। बड़ा टाइम है, ये सब इस्तीफा लेके जो भी करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि फिर मैं रिपीट करता हूं, मैं तो ऑपोजिशन का कह रही हूं कि ऑपोजिशन किसका इस्तीफा मांगेगी, सिर्फ इमरान खान का, या आपको लगता है, क्योंकि वो तो कहते रहे हैं सारी कैंपेन में अपनी कि हमें तो इदारों से भी, तो क्या वो सिर्फ इमरान खान का इस्तीफा मांगेंगे या कुछ और भी? मैं तो ये सवाल कर रही हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में उनको अब सबका मांगना चाहिए, माने हर आदमी का, पूरे इलेक्शन कमीशन का मांगना चाहिए, पूरे हर इदारा का मांगना चाहिए। जिन इदारों ने उनके बकौल उनके तरीके से गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं किया, इल्लीगल नहीं कहा, वो सबसे मांगना चाहिए। क्या फ़र्क क्या पड़ता है? में ये एक अजीब सा सवाल है इन अ सेंस, जिसका भी वो माने, मिलेगा किससे वो बात करे ना, और क्यों मिलेगा। और ये भी बड़ी फनी बात नहीं लगेगी हिलाली साहब, अगर उन इदारों के लोगों के भी आप इस्तीफे मांग लें कि जिनकी एक्सटेंशन पर आप खुद पहले वोट भी कर चुके हैं कुछ महीने पहले, यानी फिर आप भाई अगर इतने ही थे तो उस वक्त आप ना उनको वोट करते ना, तो उनकी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती जो टेन्योर था उनका। बिल्कुल सही, वेरी गुड पॉइंट। जिसको ये अपॉइंट करता है उसके साथ नवाज शरीफ लड़ता है और वही उसको जेल में भेजता है, वही उसको ये करता है। आई मीन इसका रिकॉर्ड देखने के साथ आपको पता चलता है कि किस किस्म की जजमेंट इसकी कैसी बुरी है। तो आई एम सॉरी, आई हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। बहुत मौका इनको मिला है और हर वक्त इन्होंने गलत किया है। इमरान साहब, आपको क्या लगता है इस्तीफे बाज़ाब्ता तौर पे कल डिमांड कर दिए जाएंगे और उसके बाद क्या कोई
टाइम फ्रेम दिया जाएगा या कोई लाहेअमल दिया जाएगा कि अब हम ये करने जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक ऐसे लग रहा है कि पीडीएम ने अपने कार्ड्स जो हैं वो छुपा के रखे हुए हैं, मीडिया को बताते नहीं है ज़्यादा, बस यही कह देते हैं हमारे पास सब ऑप्शन। समीना, मुझे ये लगता है कि कल भी वो अपने कुछ ऑप्शन जो हैं वो तो ज़रूर खोलेंगे, लेकिन सारे ऑप्शन जो हैं वो ओपन उस तरह से नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो अपना अगला लाहा अमल जो है वो कल ज़रूर बयान करेंगे कि अब उन्होंने क्या सोचा है, किस तरह से है लॉन्ग मार्च का। अगर वो ऐलान नहीं करते कि कब से करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कर देंगे कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। क्योंकि अगर वो पूरा अगर अपना लाहा अमल पूरी तरह देते तो फिर वोटर भी कंफ्यूज होगा। नंबर एक, वोटर कंफ्यूज होगा। दूसरा ये कि फिर हुकूमत को भी इस बात का मौका मिलेगा कि हुकूमत ये कहे कि ये देखें जी इनके पास एजेंडा तो है नहीं, ये सिर्फ हमें परेशान करने के लिए या मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए या इस तरह से फस क्रिएट करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। तो अपोजिशन को खुद भी अपनी साख बेहतर करने के लिए भी कोई ना कोई एजेंडा आवाम को देना पड़ेगा। तकरीर करेंगे कल? देखिए, मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए का तो यही कहना है कि मियां नवाज शरीफ कल तकरीर करेंगे। कैसी करेंगे? वो अब आपको पता ही है, मियां नवाज शरीफ ने तो वो पंजाबी में कहते हैं अपना एंड पहाया है वो तो उस तरह से तकरीर करेंगे। लेकिन बात यह है कि अब पीडीएम जो है, जिस तरह आपने खुद पहले कहा कि चीज़ें पूरी तरह से जाहिर नहीं कर रहे। अब इशू ये है, एक जो हमारे वाकफान आल ने चीज़ बताई है, हमारे वाकफान आल के मुताबिक अपोजिशन अब ये समझती है, जो किसी हद तक मैं समझता हूँ वो ठीक भी समझते हैं, कि हुकूमत इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पर नहीं रहे। जिस तरह से वो पहले एक पेज पे थे उस तरह से नहीं रहे। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो अपोजिशन को अब थोड़ी सी स्पेस मिल रही है। तो ये भी हमारे वाकफान आल का कहना है कि बुनियादी एक वजह उसकी यही है कि वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब एक पेज पे नहीं है। और अपोजिशन, हाँ जी, ये इंडिकेशन भी, और अपोजिशन अब उससे फायदा भी उठाना चाहती है। और जो कल जो मामला हुआ है वजारत दाखिला वाला, इसमें ये बड़ी आपके लिए अजीब बात होगी कि तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में इस पे बड़ा एक आप कह लें गमो गुस्सा भी पाया जाता है। और वो अंदरूनी खाना आपस में बड़ी बातें इख्तलाफ है और बातें कर रहे हैं कि काबीना के लोग आपस में कर रहे हैं कि जिस पार्टी के पास सिर्फ एक वोट था उसको वजारत दाखिला दे दी गई है और हमें तहरीक इंसाफ के अंदर से क्यों को बंदा नहीं चुना गया। तो इस तरह की जब बातें होती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही होती है। जी लाली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की सफों में सब अच्छा नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ये सब स्पेक्यूलेशन है, ये सब वो क्या कहते हैं, टी लीव्स को देख के बात कर रहे हैं। मैं तो समझता है दो तीन चीजें। एक कि क्यों ऑपोजिशन ने अग्री किया पीपीपी के साथ कि जब अगर हम जीत जाएं और पीडीएम का कोalition गवर्नमेंट बनाएं तो पीपीपी को अपने साथ रखने के लिए उन्होंने ये कहा है कि पीपीपी का आदमी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ये नून लीग ने डिलिबरेटली एक एग्रीमेंट किया है इनके साथ। जैसे उन्होंने ये भी एग्रीमेंट किया है कि मौलाना फजल रहमान अगर पीडीएम जीत जाए तो वो सदर बनेंगे। देखिए, ये सब दिस आर डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ वीकनेस। ये ताकत नहीं बताता है, ये तो बताता है जैसे इन्होंने कहा एक आदमी, अच्छा एक आदमी नवाज, ये तो बड़े पार्टीज हैं, माने देयर आर पार्टीज जिनके पास एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शेरपा और नूरानी, जैसे मैं आपको कल बता रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रही है ये इस किस्म की स्पेक्यूलेशन। मेरे ख्याल में कोई फर्क अगर गवर्नमेंट और इदारों के खिलाफ कोई स्पेस आ रहा है, वो मैं समझता हूं इनके साथ क्या सलूक रखना उसलिए नहीं आ रहा है, वो आ रहा है और कंसिडरेशंस के लिए, मुख्तलिफ कंसिडरेशंस। उनके बारे में कुछ थोड़ा सा मुझे इल्म है, मगर दे हैव नथिंग टू डू विद हैंडलिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन या हिलाली साहब, गुजारिश ये है कि ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल कि उसकी वजह अपोजिशन नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये समझते हैं कि वो एक पेज पे उस तरह से नहीं है, इसलिए उस फासले से ये फायदा उठाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्योंकि अब उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अगर एक पेज पे नहीं है तो अपोजिशन अब उस स्पेस का फायदा उठाना चाहती है कि अगर इन दोनों के दरमियान कोई फासला हुआ है तो हम उससे फायदा हासिल कर लें। लेकिन गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी कैसी है हिलाली साहब? इस जलसे को रोक नहीं रहे हैं, कोई रुकावट नहीं डाल रही। डू यू थिंक कि ये सही है? कम से कम इस तरह उनकी वो जो पहले जैसे मुल्तान में मिस हैंडलिंग देखी थी वो चीज़ नहीं की इन्होंने।
आप वो कहेंगे कि मैं इलॉजिकल हूं, इनकंसिस्टेंट हूं अगर मैं कहूं हाँ। मैं इसलिए मैं बताता हूं क्यों मैं इलॉजिकल लगूंगा। इसलिए कि ये तो बड़ा वीकनेस है ना एक गवर्नमेंट पे। अगर आपको पता है कि वायरस स्पाइक करेगा, अगर आपने खुद कहा है कि नहीं होना चाहिए और इलीगल किया है, और अगर कोर्ट्स ने भी कहा है नहीं होना चाहिए और इलीगल, मगर आपके पास जुर्रत नहीं होती है कि उसको इंप्लीमेंट करें, तो इसका मतलब आपका वीकनेस है। और मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो वायरस से बचना चाहता हूं और अपने अवाम को भी बचाना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं है। मगर ये कहने के बाद अगर मैं कहा कि अगर गवर्नमेंट हिम्मत दिखाती तो लोग मरते और सर फाड़ते और पता नहीं क्या क्या हालात खराब होते, उसको देखने के साथ आई हैव टू से कि शायद इतना बुरा फैसला नहीं है। ठीक है इमरान साहब, आप क्या समझते हैं मुल्तान जलसे वाली जो एपिसोड थी उससे सीख लिया? अच्छा समीना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का ये अच्छा फैसला है। आप देखें कि क्या अपोजिशन ने तो बाज नहीं था ना, और लाहौर में हुकूमत मुल्तान जैसे शहर में अगर नहीं रोक सकी तो लाहौर में कैसे रोक सकती थी? तो मजीद खराबी होनी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को ये जो उन्होंने छूट दे दी है, अच्छा किया है। अपोजिशन एक्सपोज तो होगी। अब देखिए ना इमरान, उनके लिए भी एक चैलेंज है। उनके लिए भी चैलेंज है, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत ने ये अच्छा फैसला किया है। उन्होंने कहा अच्छा बच्चू जो करना कर लो, हम देख लेते हैं तुम क्या कर लेते हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक जलसे से कभी भी हुकूमतें नहीं जाती हैं। जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाती होती तो 126 दिन का धरना तो हुकूमत को लेके जाता। हुकूमत का ये इस लिहाज से अच्छा फैसला है कि पॉलिटिकल विजडम है इसमें। बिल्कुल उन्होंने किसी भी नागहानी सूरत से बचने के लिए या अपोजिशन को कोई मौका देने से बचने के लिए मजबूरी है, उन्होंने ये फैसला किया है। हिलाली साहब, आप इसको मजबूरी समझे या मैं समझता हूँ कि चले उन्होंने अपनी सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, लेकिन अच्छा किया। लेकिन आपको क्या लगता है हिलाली साहब, आगे क्या लॉन्ग मार्च के लिए भी ऐसे ही गवर्नमेंट घुटने टेक देगी और लॉन्ग मार्च करने की इजाजत देगी? उसमें देखिए ना बड़े स्टेक्स हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों को आना है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? जो आपका कंसर्न है कोरोना वायरस के हवाले से और हालात के हवाले से भी, अगर हर जगह रोकने की कोशिश करेंगे वो भी फिजिकली कितना प्रॉब्लमेटिक होगा। यस, गुड क्वेश्चन समीना। कहने की बात सिर्फ ये है कि लॉन्ग मार्च से पहले ऑपोजिशन और हुकूमत और इदारों सबको एक पेज पे होना चाहिए कि बेशक तुम आओ, लड़ाई पढ़ाई नहीं होगी, मगर अगर होगी तो ये होगा। सीधी सीधी बात करना चाहिए, इसलिए कि आप अपने दारू खिलाफा के साथ ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। आप ये नहीं हो सकता कि वो आके आपके इदारों को अटैक करें, डिप्लोमेटिक क्या कहते हैं प्रेमिसेस को अटैक करें। बड़ा पुरअमन जलसे रहे हैं किसी भी जगह उन्होंने। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, मगर अगर इस जलसे के बाद अगर ये जलसा अगली निकला, अगर इसमें मार थाड़ हो, इधर लाशें गिरे इस जलसे पे, तो फिर पूरा एवरीथिंग चेंजेस। उसके बाद सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि क्या ये जलसा अलाउ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर अलाउ करेंगे किस शर्तों पे करेंगे, और इस्लामाबाद के अंदर कितना आ सकेंगे। ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज इस जलसे ने फैसला करना है। मेरे साहब, आप लॉन्ग मार्च के ऊपर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इसी तरह पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा करते हुए इजाजत दे देगी या फिर रोकने की कोशिश करेगी बाय हुक एंड बाय क्रुक? पहले तो ये बात कि मैं समझता हूँ कि कल अल्लाह खैर खैरियत रखे, कोई लाश नहीं गिरेगी, कुछ नहीं होगा, पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह ये जलसा हो जाएगा। अलबत्ता अगर हुकूमत ने रोकती तो फिर पुरतशद्दुद वाक़यात हो सकते थे, कहीं इवन कानून नाफिज करने वाले इदारे, खासतौर पर पुलिस और अवाम में भी कोई झड़प हो सकती थी। कल मैं नहीं समझता इस तरह की कोई बात हो। और अगर ये कल इसी तरह खैरियत से ये जलसा हो जाता है, अब लॉन्ग मार्च में हुकूमत के लिए चैलेंज ये होगा कि अगर हुकूमत उन्हें इजाज़त देती है तो फिर वो वहाँ जाके कैसे बैठते हैं, किस तरह से करते हैं। लेकिन और क्या सिर्फ लॉन्ग मार्च तक बात होगी या धरने की? मैं एक ब्रेक ले लूँ, फिर इस पर आके जरा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या बात सिर्फ लॉन्ग मार्च तक ही खत्म होगी। पोजीशन आगे कुछ सेटन का भी सोच रही है, क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको कैसे टैकल किया जाएगा। कोशिश करेंगे कुछ खास गेस्ट भी हमारे साथ हों और जो हुकूमत का वर्जन है वो भी सामने आ सके। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के दौरान आपने मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू भी सुन ली, जिन्होंने अभी जलसा गाह का दौरा किया और वहाँ पे मीडिया टॉक भी की, और उन्होंने एक दफ़ा फिर से सबको दावत भी दी है, और साथ ही उन्होंने इस बात को भी कंफर्म कर दिया कि मियां साहब कल तकरीर करेंगे।
और वो क्या होगी अब ज़ाहिर है हम तो टेलीकास्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल उसके मंदरजात तो सामने आ ही जाएंगे। लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हम बात पहले भी कर रहे थे इमरान साहब के लॉन्ग मार्च का अगर आगे लाहेमल का ऐलान करते हैं तो आपको लगता है कि कल अनाउंस कर देंगे कि जी हम इस तारीख को कर रहे हैं, या फिर ये कि बस खाली खुली तकरीरें करके चले जाएंगे, अभी वाजे जो आगे की स्ट्रेटजी है वो सामने नहीं आएगी? नहीं, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे, वो कंफर्म हो गया। दूसरी बात ये है कि अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कल इन्हें बताना पड़ेगा कि ये लॉन्ग मार्च के लिए क्या इनका प्लान है। अगरचे कल ये ना बताएं कि हम धरना देंगे या नहीं देंगे या क्या करेंगे, लेकिन कम से कम लॉन्ग मार्च का ये ऐलान कर देंगे, क्योंकि ये भी इन्होंने फैसला कर लिया कि बिलावल जो हैं वो कराची से चलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान सक्खर से चलेंगे, मरियम यहाँ लाहौर से चलेंगी। ये सारी चीज़ें इनकी आपस में बामी तौर पे तय हो चुकी हैं। अब इन्होंने सिर्फ डेट अनाउंस कर दी, और मेरा ज़ाती ख्याल ये कि कल ये डेट अनाउंस कर देंगे ताकि अवाम को अपने इंटैक्ट रख सके। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग ये भी डेट सुनना चाह रहे हैं कि वो कौन सी डेट होगी जिस वक्त इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर के हवाले किए जाएं। ऐसे रख के तो दराज में रख ले या मुझे दे दें, आपको दे दें, तो उससे तो फ़ायदा नहीं है। अब इस्तीफ़ों के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैंने ख़बर सुनी है आज के जी, परवेज़ इलाही साहब ज़रूरी नहीं है कि इनके फ़ैसलों पर मिनोअन अमल करते हुए फ़ौरन इस्तीफ़े कबूल कर लें, वो अपने हिसाब से चलेंगे। आपको लगता है इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है? इसमें सिर्फ परवेज़ इलाही साहब ही नहीं, स्पीकर कौमी असम्बली भी। अब आप देखें जब पीटीआई, वो तो अपने ही है ना उनको तो ये कह सकते हैं नहीं, तो ये भी अपने ही है। चौधरी परवेज़ इलाही भी तो उनके इत्तेहादी हैं ना, उनके वोटों से स्पीकर बने हुए हैं। अच्छा। उन्हें अपोजिशन ने तो मुंतखब नहीं था किया, उनके इत्तेहादी हैं वो। तो आपको लगता है कि वो इस मामले में ऑन बोर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल ऑन बोर्ड है। और हुकूमत ने तो, अब यहाँ पे आपको एक और खबर दे दूं कि इमरान खान साहब ने अपने इत्तेहादियों से ये रिक्वेस्ट की है, इत्तेहादियों से भी मदद मांगी है कि इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन से निपटने के लिए, और ख़ास तौर पे इस्तीफ़ों के मामले में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी वो बुला के कल मिले हैं। उनसे भी उन्होंने ये कहा है, चौधरी से भी कहा और दूसरे लोगों से भी कहा कि जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जो आपके ज़ेरे असर हैं या आपकी बात मानते हैं या जिनको आप कायल कर सकते हैं, उनको इस बात का कायल करें कि वो रिज़ाइन ना दें। अच्छा। हाँ जी, इसलिए इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ इस पे ऑन बोर्ड हैं। आज़म ने उनको ये खुसूसी तौर पे कहा है कि आप इस पे पूरी कोशिश करें कि जिन जिन मेंबरान को आप रोक सकते हैं इस्तीफ़ा देने से, उनको आप रोकें। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जनाब जलसागाह ज़रा चलते हैं, क्या वहाँ पर रौनक मेला है और क्या तैयारियाँ इंतज़ामात हैं, रुकावटों की क्या सूरत हाल है जिसका कुछ शिकवा करती नज़र आई मरियम नवाज़। फराज निज़ाम हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे वहीं से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फराज, क्या माहौल है, क्या तैयारी हो चुकी है, और क्या वाकई जैसे मरियम कही थी कि जो रुकावटें हैं, आपको कोई शहर में रुकावटें नज़र आ रही हैं जलसे के लिए? जी देखिए, जो मरियम खास ने बात की है कि जो जलसा होने जा रहा है इतवार के रोज़, उस हवाले से रुकावटों की, तो रुकावटें शाम तक हमने देखी हैं कि इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से कुछ रुकावटें खड़ी की गई थी। लेकिन जैसे कि जिस मुकाम पर मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसा होना है, तो उधर ताले लगाए गए थे, जो कारकुनान उन्होंने ताले तोड़े और वो अंदर दाखिल हुए। तो इस वक्त तमाम तर जो चीज़ें हैं जलसे के लिए जो चाहिए होती है सामान, वो यहाँ पर पहुँचा दिया है। कुर्सियां लगा दी गई हैं। जो नून लीग की क़यादत है उसकी जानिब से ये भी कहा गया कि जो कैटरिंग सर्विस थी उसको मना किया गया कि पीडीएम का जलसा हो रहा है उसको सामान फराम ना किया जा सके। तो यहाँ पर जो लीगी क़यादत है उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने अपनी कुर्सियाँ खुद खरीद के यहाँ पर रखी और हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ लगाई हैं। इसी तरह जो लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं। और जिस तरह डीजे भट्ट की गिरफ्तारी हुई थी उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और ये कहा जाता कि साउंड सिस्टम जो लगाएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन गुलबर्ग के एक मोहम्मद तारिक हैं, उनको हायर किया गया है कल के लिए, और उन्होंने 20 के करीब सिस्टम यहाँ पर नस्ब किए गए हैं। इसी तरह जनरेटर यहाँ पर लगाए गए हैं, जो लाइटें यहाँ पर नस्ब की गई हैं उनको जलाया जाएगा। दीगर जो साजो सामान है वो भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया। फराज, आपने नाम बता के सबके लिए मुश्किल तो नहीं क्रिएट कर दी, अब इनके खिलाफ भी कोई मुकदमा ना दर्ज हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका फराज, इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और इस हंगाम में जो एक चीज़ हुई वो ये भी थी कि कल कुछ मौलाना साहब के एसेट्स को सामने लेके आया गया हुकूमत की जानिब से। इस पर मैं ज़रूर एक एक कमेंट लेना चाहूँगी, हिलाल साहब का भी और इमरान साहब का भी। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए,
इलाही साहब, कल पता चला है कि मौलाना साहब तो बड़े अमीर कबीर आदमी हैं, उनके दुबई में फ्लैट भी हैं, उनका इस्लामाबाद के F8 सेक्टर में बंगला भी है, उनके प्लाजे भी हैं, शॉप्स भी हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये जायदादें कैसे उन्होंने बनाई हैं, या इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, और ये ऐन इस वक्त हुकूमत को क्यों याद आया? तो याद आना था पहले से भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो ये लॉन्च हो गया है तो अब याद आया, अब याद आ रहा है तो चलो याद आ रहा है, मगर दुआ से ये सब चीज़ें हो सकते हैं। आप अच्छा? इनके अब मैं क्या कहता हूँ, लेकिन इलाही साहब, इसकी मैं टाइमिंग के ऊपर मैं इसलिए आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि ये इस तरह की चीज़ें तो फिर खुद क्वेश्चनेबल कर देती हैं, आपके इल्ज़ामात को हुकूमत के वीक कर देती हैं पोजीशन, कि भाई देखिए एक बंदा निकल पड़ा है अब आपके अगेंस्ट, तो आपने उसके खिलाफ ढूंढनी चीज़ें शुरू कर दी हैं, और कोई अगर ऐसे और मीडिया में आके बताने का क्या मकसद है? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वक्त नहीं था, मगर ये पहले से होता और उस पर अमल भी होता तो शायद वो जेल में होते और इस वक्त वो मार्च पे नहीं होते। मगर ये सब चीज़ें हमारे मुल्क में पाफ ऑफ द कोर्स है, आप क्या कर सकते हैं। इस होल सिस्टम जो है इसका तबाहकुन है। मियां साहब, आपको कुछ कहना है? मैं ब्रेक ले लूंगा। बिल्कुल कहना, मुझे जरूर कहना है इस बात पे। मुझे आप ये बताएं कि किसी के बारे में भी ये कह देना कि जनाब ये उसकी मलकियत है, तो उसका या तो आप आवाम के सामने सबूत लाएं, और फिर ये कह देना कि जनाब ये उनके फ्रंट मैन है। आप किसी को इसी तरह से फ्रंट मैन तो नहीं करार दे सकते। तो मैं समझता हूँ एक तो टाइमिंग गलत है, दूसरा हुकूमत को चाहिए, इसीलिए फिर लोगों को सजाएं नहीं होती, लोग सजाओं से बच जाते हैं। आप पूरे सबूत के साथ बात करें और कहें जनाब ये देखें उनके मलकियत के पेपर, और ये अगर उनके फ्रंटमैन आप किसी को कह रहे हैं तो साबित भी करें कि वाकई उनके फ्रंटमैन है। ये ना हो कि कल को पता चले उनका कोई ताल्लुक ही नहीं और आपने उनका नाम उनसे जोड़ दिया। ठीक है, और मीडिया पर आके लड़ने के बजाय सही प्रॉपर फोरम पे ये चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज भी होनी चाहिए और प्रूफ भी होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इशू के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान 5वां बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क दुनिया का बन गया है, और इसकी वजह से हमें कौन से संगीन खतरात हैं, या फिर इसमें कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। थोड़ी सी डिबेट करते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, हमें अपनी सियासतों की पड़ी है और इस वक्त मुल्क को संगीन खतरात दरपेश हैं। पाकिस्तान में इस वक्त आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और पॉपुलेशन सर्वे एनालिसिस के मुताबिक पाकिस्तान में ये सूरत हाल संगीन हो सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान की आबादी 2030 तक 26.3 करोड़ तक पहुंच सकती है इस पॉपुलेशन सर्वे एनालिसिस के मुताबिक, और ये भी इसका खदशा है कि 2050 तक ये 38.3 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। इस हिसाब से यानी जो इस वक्त हमारा तनासुब है आबादी बढ़ने का, पाकिस्तान को अगले 30 सालों में नए आने वाले अफराद के लिए जो कुव्वत है उसको जज़्ब करने के लिए 7 से 8% शरह नमू की ज़रूरत होगी। यानी हमारा जो GDP है वो 7 से 8% होना चाहिए। और इसी तरह 2019 में पाकिस्तान की 24% जो आबादी है उसको ग़िज़ाई तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो खुराक थी वो नाकाफ़ी थी पिछले साल की अगर बात की जाए। तो आने वाले दिनों में फिर आप हिसाब लगा लें कि जब इतनी आबादी होगी तो हमसे तो अपनी रोटी पूरी नहीं होगी, तो हम कैसे आगे चलेंगे, कौन सी तरक्की और कौन सा शरह नमू। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या इक़दामात लेने चाहिए, कैसे पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन से निमट सकता है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। कितना संगीन है ये ख़तरा। हिलाली साहब, आपके नज़दीक कितनी अलार्मिंग है ये सर्वे रिपोर्ट, और आपको क्या लगता है क्या स्टेप्स फौरी तौर पर लिए जा सकते पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर 2.8 जैसे हमारा ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का है 2.83%, तो आप सोचिए तो सही कि आपका ग्रोथ रेट जैसे आपने कहा 7 से 8% चाहिए ये पर एनम। जब आपका 7 से 8% होगा तो जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं उनको आप नौकरी दे सकेंगे, और साथ साथ तालीम और हेल्थ और हाउसिंग पे आप वो पैसे कुछ खर्च सकेंगे, और आपका पर कैपिटा इनकम भी 5% बढ़ेगा। तो आपको 8% ग्रोथ रेट चाहिए। इस वक्त आपका मनफी 1% है, तो वो किधर से आएगा। दूसरा चीज़, हमारे कुछ लोग समझते हैं कि कर्ज ले के हम कर सकते हैं। इस वक्त कर्ज पहले तो 15% था, फिर 30% हो गया, अब 46% है GDP का। और मज़े की बात यह है, या अफसोस से कहना पड़ता है, बुरी बात यह है कि आप कर्ज ले रहे हैं खाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए।
अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए लेते तो बड़ी अच्छी बात होती, उससे मुनाफा भी आता, इन्वेस्टमेंट अच्छा होता, मुनाफा आता और आप कर्ज भी दे सकते थे और बिल्कुल, और प्रोजेक्ट्स को भी, मगर वो नहीं हो रहा है। तो ये सस्टेन्ड ग्रोथ रेट चाहिए खुदा। अच्छा, तरीका एक ही है, माफ़ करिए, और वो है पॉपुलेशन प्लानिंग। मगर अब क्या कह सकते हैं पॉपुलेशन प्लानिंग के बारे में? ये सब तो कहते हैं कि खुदा की मर्जी है, खुदा की मर्जी। ईरान को देखें, ईरान में जिधर एक उलेमा इंचार्ज हैं, उनके शिया उलेमा इंचार्ज हैं, उनका देखिए 1.4%, 1.6% उनका ग्रोथ रेट है। सोचिए तो सही, हम लोग 3%, 3 बच्चे काफी नहीं है पाकिस्तानियों को। अफसोस से कहना पड़ता है कि 3 चाइल्ड फैमिली काफी नहीं है, 6-7, और हमारी पॉपुलेशन हमारा कल्चरल इम्पैक्ट भी है, बिल्कुल एक हमारे खित्ते का जो मिजाज है उसके हवाले से भी, और उसमें बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस भी। लेकिन इमरान साहब, बड़ी बड़ी आबादियों वाले जो मुल्क है, मैं तो वैसे ये भी सोच रही थी कि जैसे इंडिया है या चाइना है, इतनी बड़ी मार्केट बनती है, तो इसमें तो फ़ायदा भी तो है ना, लोग इतनी बड़ी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। जल्दी कोई इंडिया को कुछ कहता नहीं है कि भाई मार्केट हमारी इतनी बड़ी है। ये तो समीना देखें, अफरादी कुव्वत जो है रहमत भी बन सकती है और जहमत भी। अब आपने ये खुद तय करना है कि आपने उसे रहमत बनाना है या जहमत। हिलाली साहब को तो आदत है ना, हिलाली साहब तो हंस के टाल देते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ हिलाली साहब की। जहमत माफ करिए, जहमत है, हिलाली साहब, चाइना ने आपको झूठा साबित कर दिया। चाइना ने उस जहमत को कैसे किया? उन्होंने 1% रखा था, बिल्कुल नहीं, अभी उन्होंने खोला है 2%। और सर सुन तो लेना, उन्होंने किया क्या? अगर आप अपनी आबादी के बढ़ने पे तालीम और तरबियत जो है उस पर दुरुस्त हिकमत अमली अपनाएंगे तो क्या होगा? आप देखिए, आप उन्हें एक कौम बना सकते हैं या बेहंगम हजूम बनाना है आपने। आप उससे फायदा उठाएंगे तो वही, या उन्हें बोझ बनाएंगे। आप फायदा उठाएंगे तो वो आपके लिए कमाई का भी जरिया बनेंगे। पहले तो बोझ बन गए थे। वो चाइनीज आर नॉट मैड, उन्होंने गलती तो नहीं की थी, उन्होंने कहा एक काफी है कंपल्सरली। जब उनको पता चला कि उनके पास रिसोर्सेज इतने हो गए कि एक से ज्यादा को तालीम दे सकते, हेल्थ दे सकते हैं, नौकरी दे सकते हैं, उन्होंने कहा बढ़ाओ। इस तरीके से हो सकता है। साहब, उन्होंने 85 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, 85 करोड़ लोगों को चीन ने, जिसकी आप बात करते हैं। और उसके अलावा ये देखें कि पिछले 7 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं उन्होंने गुर्बत से निकाले हैं। इसे आप मौजज़ा कहेंगे और क्या कहेंगे? लेकिन इंडिया में तो गुर्बत अभी भी बहुत ज्यादा है, हालांकि इतनी बड़ी तादाद में वहां पर भी लोग हैं। नहीं, दूसरी बात ये, मेरी आप बात सुने, यहाँ आप जो पाकिस्तानी है ना, आपने सिर्फ ये तो नहीं करना। आप ये कहते हैं कि जी आबादी आबादी आबादी, बिल्कुल ठीक है, आप अपने वसाइल भी देखें, लेकिन आप उस आबादी को पॉजिटिव मुस्बत तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, आप कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं, आप उनको टेक्नोलॉजी से जितना कामयाब हुआ है चीन, एक पाकिस्तान चीन में इस वक्त पॉवर्टी लेवल से नीचे है। क्या वो चाहते हैं कि ऐसे लोग पॉवर्टी लेवल से नीचे हों? 200 मिलियन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ओके, तो ये कहना कि हर किसी वक्त इस पर डिस्कशन करेंगे। इंटरेस्टिंग डिबेट है, वक्त खत्म। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।